जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयनिष्ठ प्रश्न हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b होता है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि a की जगह पर अगर 0 होगा तो ये वाला भाग शून्य हो जाएगा, और जब ये भाग शून्य हो जाएगा तो फिर वह रैखिक बहुपद नहीं रह पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ भी इस बहुपद में भी a के स्थान पे शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर शून्य रखने पर ये वाला भाग जो है सो शून्य हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर नहीं रह पाएगा, तो वह द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। उसी तरह तीसरा पॉइंट है, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है जहां a इज नॉट इक्वल टू, इसमें भी a की जगह पर शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य रखने पर ये वाला भाग शून्य हो जाएगा, फिर घात 3 नहीं रहेगा, अर्थात x क्यूब वाला भाग नहीं रहेगा, तो वह त्रिघाती बहुपद नहीं कहलाएगा। इस तीनों बहुपद में a b c d ये जो है a b c d ये सब के सब वास्तविक संख्या है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट में अब चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट है कि बहुपद को सामान्यतः px, py, pz आदि से सूचित किया जाता है। मतलब अगर कोई बहुपद x में है तो उस बहुपद को px से सूचित किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये रैखिक बहुपद हुआ, ये द्विघाती बहुपद और ये त्रिघाती बहुपद है। ये तीनों के तीनों बहुपद x में लिखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ वास्तविक संख्या यानी कि a b c d को छोड़ दिया जाए तो सब जगह x बच रहा है, और ये तीनों बहुपद x में लिखा हुआ है, तो इसको हम px से सूचित कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई बहुपद y में लिखा हुआ हो, अर्थात यहाँ पे x के जगह पर y लिखा हुआ हो, तो उस बहुपद को py से सूचित करेंगे। अगर इसी x के जगह z लिखा हुआ हो तो उस बहुपद को pz से सूचित करते हैं। अर्थात बहुपद जिस अक्षर में लिखा हुआ हो उस बहुपद को उसी अक्षर से सूचित किया जाता है। क्लियर? तो ये कंप्लीट हुआ कि बहुपद को सामान्यतः px, py, pz आदि से सूचित किया जाता है। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 5 है कि यदि किसी बहुपद px का शून्यक x बराबर a होगा, यदि pa बराबर 0 हो तब, यानी कि अगर कोई बहुपद है उस बहुपद का शून्यक x बराबर a होगा। कब? जब उस बहुपद में x के जगह पर इस a को रख दिया जाए और उस बहुपद का मान कितना हो? शून्य हो। x के जगह पर a रखने पर शून्य हो। a की जगह पर कोई भी मान हो सकता है, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। तो जो मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाए, वह मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे यहाँ x के जगह पर a रखने पर इस बहुपद का मान शून्य है, इसीलिए ये जो है इसका शून्य का कहलाएगा, इस बहुपद का। ठीक है, क्लियर? चलिए 6 नंबर पॉइंट है कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। क्लियर? रैखिक बहुपद यहाँ पे है, इसका घात 1 है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसलिए इस बहुपद का शून्यक 1 ही होगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, फिर उसी तरह 7 नंबर पॉइंट है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो इसका अधिकतम शून्यक भी 2 ही होगा। ठीक है, फिर कहता है कि त्रिघाती बहुपद का अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे त्रिघाती बहुपद का अधिकतम घात 3 है, इसीलिए त्रिघाती बहुपद का अधिकतम शून्यक भी 3 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर? तो 8 नंबर पॉइंट तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है? यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए। फिर अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, यह द्विघात बहुपद के लिए है। जब द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा होगा तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच ये दोनों संबंध होगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि
जब द्विघात बहुपद से संबंधित सवाल होगा तो वहां पे आपको सवाल को हल करने में सहायता मिलेगी। क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर 10, यदि त्रिघात बहुपद px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर जो होगा वो माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। फिर दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल जो होगा वो सी बाई ए, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए। फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए होगा। ये तीन संबंध इसमें होंगे शून्यक और गुणांकों के बीच त्रिघाती बहुपद के लिए। इस तीनों संबंध को भी याद रखना है, क्योंकि जब त्रिघाती बहुपद से संबंधित आप सवाल हल करेंगे उस समय इस तीनों संबंध की आवश्यकता होगी। क्लियर। तो आप 10 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट 11 नंबर है, यदि किसी द्विघात बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा हो तो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या फिर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा, जहां a अज्ञात अचर राशि है। a जो है सो अज्ञात अचर राशि है। इसका मान ज्ञात करके तब जाकर के इस बहुपद में a के जगह पर वो मान जो ज्ञात होगा उसको रख देंगे, तब जाकर के हमारा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर पॉइंट है, यदि किसी त्रिघाती बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा, या फिर a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। जहां a अज्ञात अचर राशि है, यहां भी a अज्ञात अचर राशि है, यानी a का मान ज्ञात करके इस जगह पे रख देना होगा a के स्थान पे, फिर हमारा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। क्लियर। चलिए 13 नंबर पॉइंट क्या कहता है, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध से एबीसी या एबीसीडी ज्ञात करके द्विघाती या त्रिघात बहुपद ज्ञात किया जा सकता है। यानी जब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध से हम एबीसी या फिर एबीसीडी निर्धारित कर लेंगे और फिर द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। जब एबीसी ज्ञात करेंगे तो द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे, और जब एबीसीडी निर्धारित कर लेंगे तो त्रिघात बहुपद हमारा निकल जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट बताए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है कि सारे के सारे पॉइंट नोट कर लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और विषयनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं पे आधारित होता है और आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा जब ये आपको अच्छे से याद रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।